हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने लास्ट वीडियो में ये चैप्टर स्टार्ट किया था और हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ सेल। सेल हमने देख लिया था क्या होता है, उसकी डिस्कवरी के बारे में पता कर लिया था और फिर हम उसके पार्ट स्टार्ट करे थे। तो 3 पार्ट्स पहले कवर हो चुके हैं, जैसे जो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। 4th पार्ट से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो 4th पार्ट होता है सेल का, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल है उसके अंदर जितना भी ग्राउंड सरफेस है, मतलब जितना भी मटेरियल है, वो सारा एक लिक्विड के अंदर होता है। वो लिक्विड साइटोप्लाज्म है, या फिर वो फ्लूइड हम कह सकते हैं। फ्लूइड कंटेंट जो है वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी एरिया वो कवर करता है साइटोप्लाज्म। अब ये जो होता है इसके, ये इट कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स कंटेन करता है या फिर रखता है अपने पास, जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, मतलब जो अलग अलग टास्क जो है सेल के उसे परफॉर्म करते हैं। अब ये एक इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि इट एक्ट्स एज अ ग्राउंड फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़। ये एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड प्रोवाइड करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है बाकी सारे सेल की एक्टिविटीज़ को होने के लिए। ठीक है। अब ये जो बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये किससे बना होता है? वाटर से, प्रोटीन से, लिपिड से और न्यूक्लिक एसिड से। इन 4 न्यूट्रिएंट से ये साइटोप्लाज्म बना है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में बस इतना ही। इट इज़ अ फ्लूइड कंटेंट इन अ सेल विच एक्ट्स एज अ ग्राउंड सरफेस फॉर ऑल अदर एक्टिविटीज़। उसके साथ आप यही लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स अदर सेल ऑर्गेनल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। छोटा सा है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो मेन ऑर्गन है, जो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट जो पार्ट है सेल का, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स और उसके पार्ट्स, ये बहुत अलग टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। सो सेल ऑर्गेनल क्या है? सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स आर लिटिल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर जिनका खुद का मेम्ब्रेन है। जैसे मान लो, एक मिनट, ये सेल है। ठीक है। सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये जो रेड मैंने सर्कल लगाया है, इसकी जो बाउंड्रीज हैं ये उनके मेम्ब्रेन्स हैं। सो सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं? स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है और जो सेल के एक्चुअल फंक्शंस करते हैं। मतलब सेल जैसे अपने फंक्शंस कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? इन्हीं की वजह से कर रहा है। मतलब ये परफॉर्म कर रहे हैं वो फंक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ सेल। ठीक है। सो लिटिल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन सेल विच परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक विच परफॉर्म, यहाँ पे टास्क आएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सही कर लेना। यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क ऑफ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है। अब ये जो होते हैं ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स की डेफिनेशन तो यही है, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं सेल का, उसे सेल ऑर्गेनल कह रहे हैं। अब इनके जो टाइप्स होते हैं ये हमें देखने हैं। सो फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम आता है सेल में। जैसे हमारी सिटी में बहुत सारी रोड्स होती हैं या एक पूरा रोडवे सिस्टम होता है, रेलवे सिस्टम होता है, वैसे ही सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ये क्या है? एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। ये जो नेटवर्क है ये सेल के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। जस्ट एज एक रोड एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करती है, सिमिलरली सेल में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कनेक्ट करने के लिए जो पाथवे है वो पाथवे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो पाथवे ट्यूब्स की फॉर्म में और शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER और RER कहते हैं। SER क्या है? SER एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स को या लिपिड्स को। एक ही चीज़ है, फैट मॉलिक्यूल्स को हम लिपिड्स कहते हैं, जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है उनके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शंस। इसमें सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये जो मैन्युफैक्चर कर रहा है लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, मतलब ये लिपिड्स को कर रहा है, जो RER है वो प्रोटीन्स को करता है। सो ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बन रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो यूज़ कहाँ पे होते हैं? बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये जो टर्म है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इस पर डेफिनेशन बन सकती है कि डिफाइन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बिकॉज ये एनसीईआरटी में गिवन है। सो आपको अगर डेफिनेशन आती है तो क्या लिखेंगे, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड इन SER एंड RER आर यूज्ड इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन या हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। SER के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए उसका स्मूथ सरफेस है। मैंने ये बताया भूल गया, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक को हम रफ इसलिए कह रहे हैं बिकॉज उसका सरफेस रफ होता है। अब RER को हम रफ क्यों कह रहे हैं, बिकॉज उसके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, स्मॉल पोर्स जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। और राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड ट्रांसफर इट टू रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द सेल। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रोटीन्स बनाते हैं, जैसे SER लिपिड्स बनाता था, ये प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स को सेल के रिक्वायर्ड पार्ट में जहाँ भी उसको ज़रूरत है वहाँ पे भेज देते हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज देयर सरफेस इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये सेल ऑर्गेनल्स चल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेल ऑर्गेनल हमने पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके दो टाइप्स भी पढ़ लिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Second is Golgi apparatus. Golgi apparatus, it is a system of membrane-bound vesicles arranged parallel in stacks. जैसे किसी सिटी में, अगर मान लो एक सिटी जो है वो सेल है, अ सिटी इज़ अ सेल, तो वहाँ पे जो रोड्स हैं वो काम कर रही हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और जो स्टोरेजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई भी चीज़ स्टोर होती है, चाहे वो कहीं पे फ्रूट स्टोर हो रहे हो, कहीं पे वेजिटेबल स्टोर हो रहे हैं, जो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती हैं, वो काम कर रही हैं गोल्गी अपरेटस का। गोल्गी अपरेटस इज़ अ पार्ट ऑफ सेल जो चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, मतलब दैट इज़ द स्टोरेज ऑफ सेल, ठीक है। ये क्या है, एक सिस्टम होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का जो पैरेलल अरेंज होता है, ठीक है, आर अरेंज्ड पैरेलल इन स्टॉक्स, मतलब एक के नीचे एक पैरेलल में, और इनका फंक्शन होता है स्टोर करना, मॉडिफाई करना और पैकेज करना मटेरियल को जो ER में बना है, मतलब जो ER में प्रोटीन्स और लिपिड्स बने हैं उनको ये स्टोर करता है, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करता है और उनको पैक करता है, ठीक है। जो पैकेजिंग हाउस होता है ना, जैसे पोस्ट ऑफिस में कोई भी लेटर पैक होता है या फिर पार्सल होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी वो चीज़ मॉडिफाई हो रही है, फिर पैकेज हो रही है और उसके बाद उसको सेंड किया जाता है आगे, ठीक है। अब ये जो होता है ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। लाइसोसोम्स क्या है, वो नेक्स्ट है C वाला लाइसोसोम्स, ठीक है। सो गोल्गी अपरेटस यूज्ड एज अ स्टोरेज सिस्टम, जो स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैकेज करता है। नाउ व्हाट आर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये थोड़े डेंजरस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं। सैक्स मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो बोरियाँ होती हैं ना उनको सैक कहते हैं। सो मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जो डाइजेस्टिव इंजाइम से फिल्ड होते हैं। डाइजेस्टिव इंजाइम्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल आप एक तरीके से मान सकते हो, ठीक है, एग्जैक्टली नेचुरल नहीं, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मटेरियल, उसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। मेड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। अब दे कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग ऑल वेस्ट सब्सटेंस एंड वोन आउट ऑर्गेनल्स थ्रू पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इनका मेन फंक्शन देखो ये है कि ये ना सेल को साफ रखते हैं, जो उसका वेस्ट मटेरियल है, जो उसके वोन आउट ऑर्गेनल्स हैं, जो ख़राब हो गए ऑर्गेनल्स, उन सबको डाइजेस्ट कर लेता है। तो काम तो इसका यही है कि ये सेल को साफ रखने में हेल्प करता है बाय रिमूविंग ऑल वेस्ट सब्सटेंस। बट डेंजरस कहाँ पे है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन है कि दे आर केपेबल ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मैटर। बट ये डेंजरस कहाँ पे है, इन केस द सेल गेट्स डैमेज, अगर सेल को खुद को डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम्स बर्स्ट करते हैं, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये फट जाते हैं, जो इनके अंदर के एंजाइम्स हैं वो पूरे सेल में फैल कर सेल को ही खा लेते हैं। मतलब सेल के जो लाइसोसोम्स थे उन्होंने खुद ही के सेल को खा लिया, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। विच ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल? लाइसोसोम्स। वाई? बिकॉज in case the cell gets damaged, lysosomes may burst and enzyme digest their own cell, खुद के सेल को खा लिया, therefore lysosomes are known as suicide bags of a cell. D. Mitochondria. Mitochondria are known as the powerhouse of the cell. Mitochondria को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं।
पावर हाउस मतलब जहाँ पे एनर्जी बने। सो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ऐसा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ये फंक्शन है उसका कि जो जहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायर होती है वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, वो रिलीज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म याद रखना, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जो भी एनर्जी सेल को चाहिए होती है अपनी अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, वो सब उसे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है जो एनर्जी रिलीज़ करता है एटीपी की फॉर्म में और रिक्वायर्ड जगहों पे भेज देता है। सो एटीपी इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि जिसमें जितना ज़्यादा एटीपी उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, पोरस मतलब थोड़ा फ्लफी टाइप होता है, एंड जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस होती हैं जिनसे एटीपी बनता है वो नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे 10th क्लास में। अभी के लिए बस कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनसे एटीपी बनती है। अब ये रिएक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस पे हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो सके, उसके लिए इसका इनर सरफेस एरिया फोल्डेड होता है। फोल्डेड इनर सरफेस एरिया से मतलब फोल्डेड सेल मेम्ब्रेन से, सॉरी फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन से, जो इनर सेल की मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होने की वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है और जो एटीपी है उसका जनरेशन बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी और जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स उसका भी, कि ये ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। डीएनए एंड राइबोसोम्स आर जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो ये दो ऐसे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, ताकि वो खुद के प्रोटीन्स बना सकें। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। वैसे तीन के भी होते हैं, कुछ कुछ बुक में तीन लिखा है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सो मैं आपको बताऊँ क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक क्रोमोप्लास्ट का ही टाइप है, तो हम उसको अलग से ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई गलत नहीं है। अगर आप ये लिखते हैं कि प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, वो भी सही है। यहाँ पे मैं क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जो डिफरेंट कलर्स कंटेन करते हैं प्लांट के। टोमेटो है, रेड कलर है क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट है जो रेड कलर का है। सो अब ये अलग अलग कलर्स में से जो ग्रीन कलर के होते हैं ना, उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बस ये है, कलर्ड हैं, जितने भी कलर हैं वो सारे एक तरफ क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन वाला स्पेशली क्लोरोप्लास्ट। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल से ही फोटोसिंथेसिस होती है, सो इसलिए हम इसको अलग नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं सेकंड वाले, ये वाइट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो स्टोर करते हैं स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को। इनका काम ही माइनर स्टोरेज का होता है, ठीक है। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था वैसे ही जैसे मैंने भी बताया प्लास्टिड में भी उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। डीएनए और राइबोसोम्स को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या हैं? वैक्यूल्स और गोल्गी अपरेटस में कंफ्यूज मत होना। गोल्गी अपरेटस में भी यही था, स्टोरेज सैक्स। वैक्यूल्स भी स्टोरेज सैक्स होते हैं, ठीक है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं एनिमल सेल में और लार्ज होते हैं प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में कम इसलिए होते हैं क्योंकि एनिमल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी एनर्जी यूज़अप हो जाती है क्योंकि उनको ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि वो लोकोमोशन मतलब मूवमेंट शो करते हैं। बट प्लांट सेल्स लोकोमोशन शो नहीं करते, ठीक है। दे आर नॉन मोटाइल प्लांट्स, और नॉन मोटाइल प्लांट्स चल नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सो प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं जो फुल होते हैं सेल सैप से। सेल सैप एक ऐसा मटेरियल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कंसंट्रेशन मतलब उस सेल को डेंस बनाता है, गाढ़ा बनाता है। और ये जो होता है वैक्यूल्स, ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी मतलब स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड करते हैं सेल को। जो ज़्यादातर यूजफुल सब्सटेंस हैं जैसे अमीनो एसिड हो गए, शुगर हो गया, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, अलग अलग एसिड्स जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं जो काम करते हैं सेल का, वो सब वैक्यूल्स में स्टोर किया जाता है। और गोल्गी अपरेटस में क्या स्टोर किया जाता था? यहाँ पे डिफरेंस आ गया। गोल्गी अपरेटस में हमने क्या स्टोर किया था? वो मटेरियल जो ईआर में सिंथेसाइज हुआ था। और यहाँ हम क्या स्टोर कर रहे हैं? अमीनो एसिड, शुगर्स, ये सब सब्सटेंस हम स्टोर कर रहे हैं। अब कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जहाँ पे वैक्यूल्स जो होते हैं
वो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट को एक्सपेल करने में भी हेल्प करते हैं। वैसे तो वैक्यूल्स का स्पेशल फंक्शन यही है जो ऊपर अभी हमने पढ़ा, बट कुछ सेल्स में ऐसे स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जिनका काम स्टोरेज के अलावा ये वाटर वगैरह को और वेस्ट वगैरह को सेल से निकालने का भी होता है। इसी के साथ हमने सेल ऑर्गेनल्स वाला टॉपिक ये ख़त्म कर लिया है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म था वो ज़्यादा कुछ नहीं था। सेल ऑर्गेनल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जितने भी ये सेल ऑर्गेनल्स हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सारे सेल ऑर्गेनल्स के नाम, उनके फंक्शन, किसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स किसको कहते हैं, पावर हाउस किसको कहते हैं। सो इन सब से क्वेश्चन बनता है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।